हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग आज देखेंगे मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस। ये सेकंड पेपर के हैं। आप लोग पूछते हो मैथ फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, तो ये सेकंड पेपर वालों के लिए है। और आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कौन सी प्रोजेक्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। दूसरा है, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। या चौथा है, वे अंतर विषयीय अनुबंधन को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये सही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हम इसलिए कराते ताकि बच्चों के अच्छे नंबर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त है। यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है उसके लिए कौन से क्रियाकलाप, जो कौन सी एक्टिविटी उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन पहला है समाचार पत्र रिपोर्ट, दूसरा है परियोजना, तीसरा है सर्वेक्षण और चौथा है वाद विवाद। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर से बच्चों को हम कुछ बोल रहे हैं कलेक्ट करने के या प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए भी और या सर्वेक्षण कर ले कि इन सभी में क्या होगा कि बच्चों को कोई आंकड़े जो हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन वाद विवाद जब हम करा रहे हैं बच्चों में, यानी डिबेट करा रहे हैं, तो वहाँ पे वो किसी भी तरह का आंकड़ों का जो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या चीज़ नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना। दूसरा है दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। तीसरा है एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। या चौथा दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। तो क्या चीज़ है जिसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस चीज़ को हम उसके द्वारा हम नहीं सिखा सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन दूसरा है, दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, ये जो है रिप्रेजेंटेशन का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखिए, पहले ऑप्शन में ज्योमेट्री की बात की गई है और तीसरे ऑप्शन में भी ज्योमेट्री की, और चौथे में क्या है, आंकड़े यानी ग्राफ वगैरह हम बनाए आंकड़े आलेख में। तो ग्राफ हो गया या ज्योमेट्री हो गई, ये चीज़ें जो हैं वो हम या प्रमेय हो गई, ये सभी जो है प्रदर्शन का उल्लेख करती है, लेकिन समीकरण बनाना उल्लेख नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि ये कथन कैसा है। ठीक है, एक परिभाषा है, या दूसरा ऑप्शन है प्रमेय है, तीसरा है अभिग्रहित है, या चौथा है साध्य है। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये परिभाषा तो नहीं है समांतर चतुर्भुज की, ये क्या है, ये एक प्रमेय है, एक थ्योरम है जो कि हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बताता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उपपत्ति है। यानी आपको क्या है, प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि प्रूफ करके बताओ कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका वर्ग 2 है, ऐसी कोई भी जो संख्या है नहीं होती है। तो ये कैसा प्रूफ है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, कैसे आप प्रूफ करोगे। दूसरा है प्रत्यक्ष उत्पत्ति, तीसरा है विरोध द्वारा उत्पत्ति, या चौथा है प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति। तो देखो, यहाँ पे क्या करने के लिए आपको बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, और जिसका वर्ग 2 होता है परिमेय संख्या, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 होता है। तो जब हमें ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, यानी उसका प्रति उदाहरण देते हैं, उसको डिस्प्रूव करके दिखाते हैं और उसके द्वारा हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है, प्रति उदाहरण द्वारा उत्पत्ति, यानी प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल, इसके द्वारा हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक कोण 2 और 3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए।
कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपयुक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह। तो यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन दे दिया है कि दो पूरक कोण हैं जो कि 2 और 3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात करना है। तो ये कैसा प्रश्न है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि ये अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। दूसरा है निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। तीसरा निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि ये जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। या चौथा उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो देखिए ये जो है वो हमारा ऑप्शन बी और सी तो नहीं है, क्योंकि ये निम्न श्रेणी का सवाल नहीं है। और यहाँ पे सीधे सीधे बात क्या कही है बी में कि स्मरण पर आधारित है, और सी में बोल दिया गया है क्योंकि ये जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित, यानी जो दिया गया है वैसे डायरेक्ट आप उसको यूज़ कर लो। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो पूरक कोण का आपको अनुपात दिया है, तो आपको गहराई से उसके अनुपात पे गौर करना है, उसके बाद आप उससे ज्ञात करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अपेक्षा की जा रही है बच्चे से कि वो पूरी व्याख्या जो है उसको जाने, विश्लेषण करे और जानकारी को प्राप्त करे। तो डी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि एरर्स। बच्चे क्या होते हैं, मैथ में गलतियां करते हैं, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये कथन कैसा है? पहला ऑप्शन है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। बी है असत्य, क्योंकि गणित सटीक है। सी है सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। और डी है असत्य, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। तो मैंने जब आपको साइकोलॉजी पढ़ाई है, मैथ की पेडागोजी पढ़ाई है, तो बताया भी है कि मैथ में अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो हमें उनको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है कि गलतियां बच्चे करते हैं, क्योंकि त्रुटियां जो है बच्चों की सोच को दर्शाएंगी, हमें बताएं कि बच्चा किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, तो हमें किस तरह से इसमें सुधार करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? मुद्रा का कौशल आपको, यानी कि मनी के बारे में आपको एडिशन ऑफ मनी सिखाना है, ठीक है, पैसों को जोड़ना। तो कौन सी रणनीति सबसे अच्छी होगी स्ट्रेटजी? पहला है रोल प्ले, दूसरा है मॉडलों का प्रयोग, तीसरा है बहुत सारी समस्याएं प्रश्न हल करना, या चौथा है आईसीटी का उपयोग। तो देखिए बच्चों को आप मतलब वैसा सिखा रहे हैं कि बच्चे जो पैसे का जोड़ या घटाव सीख पाए, जैसे हम लोग मार्केट में करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? रोल प्ले, कि बच्चों से आप एक रोल प्ले करवाएं, जिसमें आप एक को दुकानदार बना सकते हो, एक को ग्राहक बना सकते हो, और फिर बच्चे जो हैं वो उसके पैसे को कैसे एडिशन करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, यानी रेमेडियल टीचिंग किस लिए कराई जाती है मैथ में? तो पहला ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, दूसरा है खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षक के लिए, तीसरा है कमज़ोर छात्रों के सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, और चौथा है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। तो रेमेडियल टीचिंग क्यों करते हैं? रेमेडियल टीचिंग नाम से ही पता चल रहा है, रेमेडियल यानी उपचारात्मक। हमें क्या बच्चे का उपचार करना है। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कमी है, कोई मिस कॉन्सेप्शन है, यानी कि उसने किसी कॉन्सेप्ट को गलत तरह से सीख लिया है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए करते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी आप अपनी क्लास में चाह रहे हैं कि बच्चे क्या हैं, उनके बीच मैथमेटिकल कम्युनिकेशन हो, तो आपका क्या सब उद्देश्य जो है होगा? पहला है गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, दूसरा गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना, तीसरा है बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए, और चौथा है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते हुए समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो कम्युनिकेशन है वो आप किस लिए कराते हैं?
देखिए यहाँ पे जो हमारा मेनली होता है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि बच्चे जो मैथ की लैंग्वेज है उनका प्रयोग करें। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही होगा कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या है उसकी प्रॉपर लैंग्वेज को भी अच्छे से समझ पाए, तभी तो यूज़ करेंगे तभी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। यानी आप क्या है बच्चों को समय की अवधारणा सिखाना चाह रहे हैं, यानी कि टाइमिंग जो है उसके बारे में सिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छी एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। पहला है बच्चों को पढ़ाने की घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए। दूसरा, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। तीसरा, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। या चौथा, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, बच्चों को टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है टाइम कॉन्सेप्ट सिखाने का। बच्चे क्या घड़ी रोज़ देखते हैं, रोज़ उसमें समय देखते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा कि बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो ये थे टोटल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, आपने ज़्यादा से ज़्यादा किए भी होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपके आंसर जो है वो सही रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।